हमारा चैप्टर नंबर 12 है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। तो रक्षा गलियारा परियोजना बनाया जा रहा है, रक्षा गलियारा। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है रक्षा गलियारा के बारे में है कि ये जो रक्षा गलियारा क्या होता है और इससे संबंधित जो ये परियोजना चलाई गई है वो क्या है। तो हम इसको आसान भाषा में पहले समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो रक्षा गलियारा क्या होता है, रक्षा गलियारा परियोजना क्या होती है? तो रक्षा गलियारा क्या है? जैसे आपने सुना होगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जैसे सरकार विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र स्थापित करती है। वहां पे बिजली पानी सड़क, आवागमन के साधन, पोर्ट वगैरह सारी सुविधा देती है सरकार की, वहीं पे उद्योग स्थापित करो। तो इसी तरह से जो औद्योगिक उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो जगह बनाती है उसको क्या कहते हैं? उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में ही जो रक्षा उपकरण बने, हमारे देश में ही हवाई जहाज बने जो लड़ाई के लिए यूज होते हैं, हमारे देश में पनडुब्बी बने, हेलीकॉप्टर बने, बम बने, टैंक बने और ज़्यादा से ज़्यादा बने, हमारे देश में खुद उपयोग हो और हम विदेशों को बेचें। तो इसीलिए सरकार रक्षा उत्पादन के लिए, रक्षा जो उपकरण होते हैं, हथियार होते हैं, उनके उपकरण के लिए एक ऐसा क्षेत्र विकसित करती है। वहाँ पे जरूरी यानी उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो हथियार बनाएंगे, तो ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बिजली पानी सड़क। वहाँ पे ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहाँ पर रेल नेटवर्क अच्छा हो, सड़क अच्छी हो, वहाँ पे बंदरगाह आसान हो, हवाई जहाज की सुविधा हो। तो ये सारी सुविधा दी जाती है। तो इसके लाभ क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें करके हम समझेंगे। तो रक्षा गलियारा परियोजना, तो रक्षा गलियारा परियोजना में सबसे पहले जानते हैं रक्षा गलियारा होता क्या है। तो रक्षा गलियारा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे सरकार विशेष रूप से रक्षा गलियारा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे सरकार विशेष रूप से रक्षा उपकरण और हथियार बनाने वाले उद्योगों के लिए विकसित करती है। यानी जहाँ पे ऐसे उद्योग होते हैं जो रक्षा उपकरण बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, तो वो एक ऐसे क्षेत्र में वहां पे स्थापित हो जाते हैं। यहाँ कंपनियों को एक ही जगह पर जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं जिनको उपकरण बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए जो जरूरी होते हैं। तो जैसे क्या क्या उपयोग बना दी जाती है, जैसे कोई भी हथियार बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए जो उद्योग आना चाहता है, जो इंडस्ट्री आनी चाहती है, तो उसको क्या होगा, जमीन की जरूरत होगी। तो सरकार कारखाना लगाने के लिए क्या उपलब्ध करा देगा? जमीन उपलब्ध करा देगा। सरकार उपलब्ध कराएगी उस उद्योग को, बिजली पानी सड़क की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करा देगी। सरकार दे देगी, क्या कर देगी, आपको दे देगी रिसर्च की सुविधा दे देगी, डेवलपमेंट के लिए लैब दे देगी। सरकार कहेगी ले लो, ये यहाँ पे हम एक लेबोरेटरी भी बनवा दे रहे हैं जहाँ पे आप रिसर्च करिए, डेवलपमेंट के काम करिए, नए नए जहाज बनाइए, नए नए हेलीकॉप्टर बनाइए, बम बनाइए, टैंक बनाइए, बंदूक बनाइए, सारी चीजें बनाइए। सरकार ट्रेनिंग सेंटर भी उपलब्ध कराती है, स्किल डेवलपमेंट भी उपलब्ध कराती है, सुविधा देती है। तो सरकार ट्रेनिंग सेंटर भी देती है कि लो, जो नए लोग आए उनको ट्रेनिंग यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके लिए रक्षा से जुड़ी सप्लाई चेन कंपनियों का नेटवर्क भी उपलब्ध कराती है। भाई अगर कोई उद्योग है वो स्थापित करना चाहते हैं तो उसको पूरी पूरी सप्लाई चेन उपलब्ध कराती है कि आप यहाँ से सामान खरीदोगे, यहाँ से आपको लोहा मिलेगा, यहाँ से बारूद मिलेगी, यहाँ से प्लास्टिक मिलेगी, यहाँ से बिजली मिलेगी, सारी सप्लाई चेन की व्यवस्था सरकार करा देती है। रक्षा गलियारा। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले लाभ ये होते हैं, सबसे पहले कि अगर हमारे देश में हथियार उत्पादित होने लगे तो हमारे जो देश के इंजीनियर हैं, हमारे देश के जो कामगार हैं, तो हमारे देश में विकास होगा कि नहीं होगा? तो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ये सही बात है। जो स्थानीय स्तर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका विकास होगा। जैसे जहाँ पे रक्षा गलियारा परियोजना लागू की जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दो जगह में रक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं। अब रक्षा गलियारे में होता क्या है, जैसे बहुत जगह जगह रक्षा गलियारे का एक ऐसा क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाता है जहाँ पे एक पूरे एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि वहां पे रक्षा से संबंधित ही उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय स्तर पर जब हम बिजली पानी सड़क ये सारी सुविधाएं होंगी तो स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इससे हम क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। हमारे जो उद्योग स्थापित होंगे वो नए नए रक्षा उपकरण बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, तो हम इसकी वजह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हम इन उन जो
अब हम सब अपने लिए थोड़ी ना रख लेंगे, उनको निर्यात भी करेंगे, कंपनियां निर्यात करेंगे, उनके विदेशी मुद्रा की प्राप्त होगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, नए नए नवाचार होंगे, कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी। लेकिन इसके मार्ग में हमारे यहाँ पे चुनौतियां क्या क्या हैं? तो सबसे पहले चुनौती अगर हम देखें तो जो रक्षा गलियारा है उसके समक्ष चुनौती है निवेश की चुनौती। ये इन्वेस्टमेंट की चुनौती से सबसे, हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट की चुनौती अगर देखो तो जो रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए अगर हम प्राइवेट निवेशकों को लेकर आते हैं, विदेशी कंपनियों को, तो उनको आकर्षित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। यानी सबसे पहली जो चुनौती है रक्षा गलियारा परियोजना के क्षेत्र में वो है निवेश की कमी। फिर है तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, हमारे पास जो है विशेषज्ञ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई कुछ रक्षा क्षेत्र उद्योग में काम करना चाहता है तो वैसे हमारे पे स्किल्ड कामगार नहीं है, कौशल युक्त कामगार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में हाई टेक डिफेंस प्रोडक्शन के लिए विशेषज्ञ नहीं है और उन्नत तकनीक नहीं है। अगर हम बहुत ही उन्नत किस्म के डिफेंस इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, उपकरण बनाना चाहते हैं, हथियार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे वैसे इंजीनियर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है और उन्नत हमारे यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो तकनीकी भी बड़ी कमी है। फिर अगली कमी है ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी नौकरशाही है और मंजूरी देने में हमारे यहाँ पे देरी होती है, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इसको तो सरकार हल कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे लाइसेंस लेना, मंजूरी देना, इसकी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उद्योगों को ये हतोत्साहित कर सकती है। हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचे की कमी है। जैसे जिस क्षेत्र में आप चाहते हो कि रक्षा गलियारा परियोजना निर्माण होने जा रहा है, वहाँ आधारभूत ढांचा, जैसे हमको बहुत ही उच्च गुणवत्ता की सड़क होनी चाहिए, रेल नेटवर्क होना चाहिए, बंदरगाह की सुविधा होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, चौबीसों घंटे बिजली होनी चाहिए, ये सब आधारभूत सुविधाएं बिल्कुल निरंतर मिलती रहनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। अगर हम रक्षा क्षेत्र में उपकरणों को बनाना चाहते हैं, इन सारी चीजों को, तो हमारे बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं ना, जैसे इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये देश अपने उपकरण बना बना के, हथियार बना बना के दुनिया में बेच रहे हैं। तो इनके सामने भी तो हमको कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये एक चीज आती है। फिर एक होती है सुरक्षा और रणनीतिक जोखिम। अब सुरक्षा और रणनीतिक जोखिम क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आ गई वो चोरी ना हो जाए, वो वो रक्षा उद्योग से जुड़ी जो संवेदनशील जानकारी है वो कहीं लीक ना हो जाए, ये एक बड़ी चुनौती आती है। तो चलिए हम किताब में देखते हैं क्या दिया हुआ है। किताब में दिया हुआ है, अब हम इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो गई, अब हम सब समझते हैं किताब में। तो उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। भारत 2025 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकताओं के साथ, यानी इतनी आवश्यकताओं के साथ एक प्रमुख एरो स्पेस और रक्षा बाजार के रूप में तेजी से उभर रहा है। यानी हमारे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एरो स्पेस की और रक्षा बाजार की। ये रक्षा आवश्यकताएं सैन्य विमानों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों, भूमि प्रणालियों से लेकर हथियारों और सेंसर तक फैली हुई हैं। हमारी जो सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में आवश्यकताएं हैं, हमारा जिस तरह से चीन के साथ विवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है, और हम अपनी सैन्य विमान बढ़ा रहे हैं, सैन्य विमान ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, पनडुब्बियां हमको चाहिए अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, अपने समुद्र तटों की सुरक्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, ठीक है, हमको बड़े बड़े हथियार चाहिए, सेंसर चाहिए। तो हमको 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, इतने के पैसे की जरूरत होगी, और यदि यहीं पे बना लेंगे तो फायदा होगा। वर्तमान आर्थिक अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से, यानी ये सरकार चाहती है कि जितना पैसा 250 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता हमको पड़ेगी 2025 तक, तो हम क्यों ना स्वयं अपने यहाँ पे बना ले। तो वर्तमान आर्थिक अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से एरो स्पेस और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, 18-19 के केंद्रीय बजट के दौरान 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की थी। यूपी और तमिलनाडु में घोषणा की थी। देखो, उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा बनने वाला है वो कहाँ कहाँ बनेगा भाई? गलियारा का मतलब होता है एक पूरी गली बनेगी और उस गली के आसपास बहुत सारे उद्योग विकसित होंगे। ये गलियारा कहाँ उत्तर प्रदेश में बनेगा? लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, इनको जोड़ेगा आपस में, और वहां पे जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित कंपनियां स्थापित होंगी। और तमिलनाडु रक्षा और रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित होगा कहाँ? चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे एक गलियारा विकसित होगा। और वहाँ पे यानी 2 जगहों पे 2018-19 की बजट में दिया गया था कि हम औद्योगिक गलियारों को स्थापना करेंगे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। इनका महत्व क्या होता है? इनका रक्षा गलियारों का महत्व क्या होता है? तो सबसे पहले महत्व क्या होता है कि हम जो भी कोई भी निवेश आ रहा है तो उससे हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा। ये एक महत्वपूर्ण
वो होगा, हमको इससे क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होगा, ये भी हम पढ़ के आए। विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती होगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर पाएंगे। राज्य की रोजगार पलायन की दर, जैसे जिस क्षेत्र में स्थापित होंगे तो रोजगार के लिए जो दूसरे राज्यों में जाते हैं वो पलायन रुकेगा। इससे लाभ क्या क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यानी रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से हमारा रक्षा क्षेत्र में जो आयात होता है वो कम हो जाएगा और अन्य देशों के लिए इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा। हम यानी जो आयात करते हैं रक्षा क्षेत्र से संबंधित वो कम हो जाएगा और निर्यात बढ़ेगा। यह प्रौद्योगिकी क्या करेगी, सहक्रियात्मक विकास के माध्यम से रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन पड़ेगी। यानी हमारी जो प्रौद्योगिकियां होंगी जो रक्षा क्षेत्र में विकसित होंगी उनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उद्योगों में कर सकते हैं अपने। तो उससे क्या होगा, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का एक नेटवर्क तैयार होगा। हमारी जो एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं सहित निजी घरेलू निर्माताओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ पे एमएसएमई खुलेंगे, यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते हैं वो भी रक्षा क्षेत्र में आगे आएंगे, स्टार्टअप बनेंगे और घरेलू एक हिसाब से घरेलू भी निर्माता बन जाएंगे, जो घर अपने देश में ही बहुत सारी चीजें वो करेंगे, बनाएंगे। तो अगर बात करें तो इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, अगर बात करें इस मार्ग में जो रक्षा गलियारा परियोजना है इसमें चुनौतियां क्या क्या है, चुनौतियां यही हैं कि चुनौतियां ये आती है, सबसे पहले तकनीकी विकास में हमारे यहाँ पे चुनौती, हमारे यहाँ पे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री नहीं। दूसरी चुनौती है विज्ञान के सापेक्ष कम परिपक्वता की कमी है, हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ नहीं, हमारे पे उन्नत कौशल युक्त कर्मचारी नहीं उसमें काम करने के लिए। रक्षा क्षेत्र के समान उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौती है, यानी जो रक्षा क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो उद्योग क्षेत्र में लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चुनौती होती है। निजी निवेश सीमित मात्रा में प्राप्त हो रहा है, ये चुनौती होगी। प्रतिभाशाली मानव संसाधन की कमी है, ये भी एक चुनौती के रूप में सामने आएगी। निष्कर्षतः अगर देखा जाए, निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो मौजूदा क्षमता और आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी, पूंजी पूंजी और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना का दीर्घकालीन रोड मैप बनाना होगा, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिए एक समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो है उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में जो उग्रवाद होता है, जो माओवाद नक्सलवाद के बारे में हम सुनते हैं ना, आतंकवाद के बारे में सुनते हैं, वही उग्रवाद के अंतर्गत आता है। यानी उत्तर प्रदेश में प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो डेवलपमेंट होता है, एक तरफ डेवलपमेंट होता है, एक तरफ उग्रवाद होता है, तो इनके बीच क्या संबंध है, इसका भी ये विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उग्रवाद क्या है, इसका प्रसार कैसे होता है, और फिर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से इसका क्या संबंध होता है। तो चलिए पहले आसानी से इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसको हम किताब में देखेंगे। तो उग्रवाद क्या है, उग्रवाद का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी विचारधारा, अपनी सामाजिक मांग, अपनी धार्मिक मांग, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना संविधान की, बिना नियम कानून की परवाह किए बिना हिंसा का सहारा लेता है। यानी अपने जो उसके राजनीतिक उद्देश्य हैं, धार्मिक मांगे हैं, सामाजिक मांगे हैं, जो उसकी विचारधारा है, इनको पूरा करने के लिए वो संविधान की परवाह नहीं करता, कानून की नहीं करता, नियम की नहीं करता, बल्कि हिंसा का सहारा लेता है, चरमपंथी तरीकों का इस्तेमाल करता है, तो वही उग्रवाद कहलाता है। इसमें कानून व्यवस्था की परवाह किए बिना सरकार, समाज या किसी खास वर्ग के खिलाफ हिंसा, धमकी या आतंक का सहारा लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे नक्सलवाद है, धार्मिक उग्रवाद है, अलगाववादी आंदोलन, ये सारे आते हैं। अब ये उग्रवाद का प्रसार कैसे होता है, तो उग्रवाद के प्रसार के बीच अगर बात करें तो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई लोग उग्र समस्या कैसे होगी, नक्सलवाद की अगर जड़ पे आप जाएंगे, आतंकवाद की जड़ पे जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा जो सबसे पहली समस्या आएगी वो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आएगी। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग होते हैं, उनको क्या कहते, उनको इन चीजों पे लिए भड़काना बहुत आसान हो जाता है। जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है, लोग
अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, वो इन क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। असमानता और शोषण एक बड़ी चीज होती है। जैसे जिन क्षेत्रों में असमान लोग रहते हैं, यानी एक तरफ बहुत अमीर लोग रहते हैं, एक तरफ गमीर गरीब लोग रहते हैं, और जो अमीर होते हैं वो शोषक बन जाते हैं, वो लोगों का शोषण करते हैं, और गरीब लोग शोषित लोग हो जाते हैं, यानी शोषण होता है। वहां पे ये चीजें ज्यादा बढ़ती हैं। जहाँ पे शिक्षा और जागरूकता की कमी होती है, जैसे लोग अपने अधिकार के बारे में जान ही नहीं रहे, शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, बिल्कुल बेकार है, ऐसी जगह में उग्रवाद का प्रसार हो जाता है। जहाँ सरकार की उपेक्षा होती है, सरकार चाहती ही नहीं डेवलपमेंट करना, कि ये लोग क्या करेंगे डेवलपमेंट होगे, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में उनमें फैलता है, भ्रष्टाचार होता है सरकारी तंत्र में बहुत ज्यादा। जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं। जब किसी समाज को लगता है कि उसकी सांस्कृतिक या जातीय पहचान संकट में है, तब उग्रवादी आंदोलन का सहारा लेते हैं। जैसे किसी की भाषा है, अब आप किसी सबकी भाषा अपने लिए अच्छी होती है। अब सरकार चाहती है कि हम क्या कहते हैं, हिंदी को ही दक्षिण भारत में लागू करवा दे। तो हिंदी उनकी अपनी भाषा है, उनको बोलने दो, क्यों तुम उनके मुंह में अपने शब्द रख रहे हो, हिंदी रख रहे हो। ठीक है, उनकी भी तुम कुछ भाषा सीखो, वो तुम्हारी भाषा सीखे। तो जब किसी सांस्कृतिक या जाति पहचान का संकट आता है, तब लोग उग्रवादी सहारा लेते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार जैसे अलगाववादी नेता होते हैं या देश के बाहर की ताकतें होती हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए भी इनका सहारा लेती हैं। कई बार ऐसा ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कुछ समूह जैसे महसूस करते हैं कि उनकी संस्कृति, भाषा या धर्म को दबाया जा रहा है, तब उग्रवाद फैलता है। जब सरकार की योजनाएं, जैसे सरकार ने कोई योजना चलाई, अब वो सरकार उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जिनके लिए बनी है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा होता है, तब लोग इस सरकार पर से भरोसा उठ जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं। आप समझेंगे कि विकास और उग्रवाद के बीच क्या संबंध होता है, ये इसी टॉपिक से संबंधित है। जैसे कि उसमें विश्लेषण पूछ रहा है ना, तो यही देखें विकास और उग्रवाद के बीच में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ा दोगे, जैसे गुजरात जैसे क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में, गोवा में, केरल में, इन क्षेत्रों में आपको उग्रवाद देखने को नहीं मिलेगा, आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से जी रहे हैं, कोई किसी का शोषण नहीं कर पा रहा है, सामंतवादी व्यवस्था नहीं है। तो वहां उग्रवाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, लोग अपना काम करने जाएंगे। मान लो कोई नौकरी जा रहा है 8 घंटे की, और 50,000 रुपए कमा रहा है, तो वो क्यों किसी पत्थर उठाएगा, किसी को मारने के लिए आएगा। तो वही चीज है, जहां विकास कम होता है, मान लो किसी क्षेत्र में विकास कम होता है, तो वहां उग्रवाद का खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि जो गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग निराश होकर हिंसा की ओर चले जाते हैं। उग्रवाद के कारण भी विकास, कभी कभी उग्रवाद अगर फैला हुआ है तो उसके कारण भी विकास रुक जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक तरफ विकास नहीं है तो उग्रवाद आ जाएगा, और एक तरफ उग्रवाद है तो विकास नहीं आएगा। कैसे? मान लो किसी क्षेत्र में हिंसा फैली हुई है, उग्रवाद है, नक्सलवादी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये क्षेत्र है। अब इनमें कोई निवेशक कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? बताओ, नहीं करेगा। तो कोई निवेशक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको अपनी जान का डर होता है, अपने पैसे का डर होता है। अगर इन क्षेत्रों में सरकार सड़क बनाती है, स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीजें बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो उग्रवादी होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, इनको उखाड़ भी डालते हैं। जैसे रेल की पटरियां बना दी, सड़क बना देगी, तो क्योंकि उनका कहना ये होता है नक्सलवादियों का कि ये हमारे संसाधनों को लूटने के लिए सड़क बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, इसलिए वो तोड़ डालते हैं। तो देखिए, इसका भी विकास नहीं हो रहा। सरकार का पैसा सोचिए, जो सरकार का पैसा विकास के काम में आना चाहिए, जब उग्रवाद फैल जाता है तो उसका पैसा सुरक्षा पर ज्यादा खर्च होने लगता है, सेना पर खर्च किया जाने लगता है। तो ये चीज होती है। तो चलिए हम बुक में देखते हैं, बुक में क्या दिया है इसके बारे में। हाँ, तो हम देख रहे थे प्रश्न क्या था हमारा। हम्म प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो उग्रवाद से प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, जो सोनभद्र का क्षेत्र है, मिर्जापुर का क्षेत्र है, ये जो बॉर्डर एरिया है ना, जहाँ से 3 राज्यों की सीमाएं छूती हैं, यानी बिहार में हमारे उग्रवाद है, झारखंड में है और मध्य प्रदेश में है। तो इन्हीं का बॉर्डर जो छूता है यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र में, यहीं पे उग्रवाद की समस्या हमको देखने को मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं, आप मैप बना के समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ यहाँ उग्रवाद की समस्या है। अब ये किताब में क्या दिया है? तो किताब में दिया, उग्रवाद का अर्थ होता है अत्यधिक राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक आदर्शों को अपनाना, जो समकालीन विचारों, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है। यानी अत्यधिक राजनीतिक, यानी बहुत ज्यादा आपकी चरमपंथी
वामपंथी जो राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, धार्मिक आदर्श है, उनको आप स्थापित करना चाहते हो। आप कहते हो कि हम शरीयत को स्थापित करेंगे, वो शासन लाएंगे, लेकिन जो आजकल के जो समकालीन विचार हैं, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक व्यवस्था है, उनको कमजोर करता है, वो उग्रवाद कहलाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जिले उग्रवाद से प्रभावित है। प्रायः उग्रवादी गतिविधियां उन क्षेत्रों में ही देखी जाती हैं जहां प्रशासनिक एवं विकासात्मक शून्यता दिखती है, यानी प्रशासन कमजोर होता है, विकासात्मक गतिविधियां नहीं होती हैं। तो इसके प्रसार के पीछे क्या कारण है? उग्रवाद के उदय और प्रसार से संबंधित विकासात्मक मुद्दे। तो हम समझेंगे एक एक करके। हाँ, तो जनजातियों में कुछ असंतोष होता है, ये एक बड़ा कारण होता है उग्रवाद के फैलने में। भूमि का हस्तांतरण सही तरीके से नहीं हुआ, या इनसे छीन ली गई जमीनें, ये एक बड़ा कारण है। विस्थापन और पुनर्वास कर देते हो, उनकी जमीन छीन लेते हो आदिवासियों की, जो उन क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, कहते हो हमको वहां पे इंडस्ट्री लगाना है, और उनको भगा देते हो। तो ये भी पुनर्वास सही तरीके से नहीं हो पाता, ये भी एक चुनौतियां हैं। जहाँ पे आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं, मान लो वहां पे मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इसके लिए भी वो करेंगे। श्रम, बेरोजगारी, मजदूरी की समस्या आती है। पर्यटन संबंधित गतिविधियों के नाम पर उनकी जमीन हड़पी जाती है, इसकी वजह से प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, लचर प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके लिए होता है। फिर हम समझेंगे उग्रवाद विकास में बाधक कैसे है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले जनजातियों में उग्रवाद के प्रसार में सबसे बड़ा जो कारण है वो जनजातियों में असंतोष है। हमारी सरकार ने एक वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया था। इसके माध्यम से वन उत्पादों के उपयोग पर रोक लगा दी थी, वन भूमि का गैर वन उपयोग पर रोक लगा दिया था। होता क्या है, हमारे जो आदिवासी जनजाति समुदाय होते हैं वनों पर ही निर्भर होते हैं, जल जंगल जमीन उनका अधिकार होता है। वो वनों के शहद निकालते हैं, वो बेचते हैं, लकड़ी काटते हैं, वही बेचते हैं, क्योंकि वहां पे खेती तो की नहीं जा सकती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो वो लोग इन्हें, अब सरकार ने क्या कर दिया, ये अधिनियम ला के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन को संरक्षित वन घोषित कर दिया और कह दिया कि इसका गैर वन उपयोग नहीं हो सकता। तो उनके अधिकार, अब वो खाएंगे कैसे, भूख को थोड़ी ना मरेंगे। तो अब सरकार से टकराव हो रहा है, वो उग्रवादी आ रहे हैं कि ये हमारे जंगल थे, हमारी ये थे, तुम्हारा क्या अधिकार है। तो इसकी वजह से देखिए जनजातियों में असंतोष है और वो उग्रवाद की तरफ चले जाते हैं। विकास के नाम पर क्या होता है, आप आदिवासी समूहों के आवासों को आरक्षित वन घोषित कर देते हो। आप जहां पे आदिवासी रह रहे हैं उनको कह देते हो ये वन क्षेत्र है, भागो निकलो यहाँ से। तो क्यों ना आक्रोश आए उनके नाम पे। विकास के नाम पे उनकी जमीनें छीन लेते हो। मान लो आपने किसी कहा कि हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, टाटा को देना चाहते हैं, अडानी को देना चाहते हैं, और उनकी जमीनों को दे दिया। अभी असम में यही तो हुआ है, 1000 कुछ बीघा जमीन दे दी गई है उनको फ्री में। तो यही होता है। आप विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है, आजीविका संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। अब सरकार क्या करती है कि जो जनजाति क्षेत्र रहते हैं उनकी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऐसे फ्री में दे देती है, वो उनको वहां से भगा देते हैं। यानी भूमि हस्तांतरण करना, उनकी जमीनों पे अधिग्रहण करना, जिससे उनके पास खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है, उनके आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उग्रवाद फैलता है। फिर होता है कि जैसे कभी कभी कहते हैं, जैसे एक चक्रव्यूह मूवी है, उसमें देखना ये चीजें कैसे दर्शाए कि किस प्रकार से सरकार अधिकारियों का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर का इस्तेमाल करके उनकी जमीनें हड़प लेती है और उनको उनकी जमीन से भगा देती है। जैसे सरकार कोई विकास योजना, खनन परियोजना आदि के कारण कहती है कि तुम्हारी जमीन के नीचे, तुम्हारा जहाँ गांव है वहां पे बहुत ज्यादा हमको माइंस मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं, खनिज, तो उनको वहां से भगा देते हैं, उनको दूसरी जमीन तक नहीं देते। तो उनके अंदर आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा। मान लो बेरोजगारी की बहुत ज्यादा समस्या है, बेरोजगारी किसी क्षेत्र में है, आजीविका की सुरक्षा है के कारण युवकों में असंतोष बढ़ जाता है और वो उग्रवाद की तरफ चले जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं हो पाती। मान लो न्यूनतम मजदूरी दर है कि 10,000 रुपया होना ही होना चाहिए, और कोई को 2,000 में, 4,000 में काम करवा रहे हो, तो उसके अंदर यही भावना आएगी। और कोई गलत काम करवाने के लिए बोलेगा कि तुमको 10,000 रुपया मिलेगा, तो वो उसी में शामिल हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की वृद्धि हो रही है लगातार। श्रमिक कल्याण कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा, यानी श्रमिकों को जो कल्याण करने के लिए कानून थे वो तो आप लागू नहीं कर रहे हो। पर्यटन के नाम पर, पर्यटन से आदिवासी क्षेत्रों को हानि हो रही है। आप होटल बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल उद्योग के लिए जमीन दे रहे हो, उनको भगा दे रहे हो। विदेशी प्रभाव आ रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, उसकी वजह से आदिवासी समाज का विघटन हो रहा है। प्रशासन की कमी है, प्रशासन ही सबसे बड़ी समस्या होता है। अगर प्रशासन सुधर जाए तो सब कुछ सुधर जाए।
अनियत प्रशासन होता है, भ्रष्टाचार होता है, दूरस्थ अंचल जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहां पे शासन व्यवस्था का अभाव होता है, लचर व्यवस्था होती है, सरकारी योजनाओं का दोषपूर्ण संचालन होता है। इसलिए ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से उग्रवाद फैलता है। अब उग्रवाद विकास में कैसे बाधक होता है, तो उग्रवाद विकास में इस तरह से बाधक होता है, अगर देखा जाए तो इससे क्या होता है, जान माल की हानि होती है। जहां उग्रवाद होता है वहां पे आए दिन हत्याएं होती रहती हैं, कभी उग्रवादियों को मारेंगे तो कभी उग्रवादी इनको मारेंगे, ठीक है, कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे। तो इसलिए जान बान का, जाति पाति का, ये जान माल का हानि होती है। फिर अगली चीज होती है बुनियादी ढांचे को हानि होती है। सरकार कहती है कि हम बुनियादी ढांचा बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, और ये उनको तोड़ देते हैं उग्रवादी। उग्रवादी ये कहते हैं कि ये हमारी जमीन से खनिज संसाधन को लूट के ले जा रहे हैं, इसलिए हम इनको तोड़ते हैं। तो देखिए विकास नहीं हो पा रहा है, विकास में बाधा आ रही है, पिछड़े क्षेत्र और पिछड़ेपन की ओर चले जाते हैं, पर्यावरण को हानि होती है, ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की पहुंच में बाधा आती है। यानी वो सड़क तोड़ देते हैं तो मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी, वही चीज है। तो केंद्र राज्य सहयोग के कारण, आगे पढ़ेंगे, केंद्र राज्य सहयोग के कारण उत्तर प्रदेश में उग्रवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है, जिससे उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहा है तथा लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। जो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के क्या कारण हैं? उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। यानी प्रश्न ये है कि जो वामपंथी उग्रवाद उग्रवाद हम पढ़ रहे थे, तो वो उत्तर प्रदेश में जो फैल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, और हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है और साथ साथ केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो वही है उग्रवादी संघर्ष, उग्रवादी संगठनों के बारे में क्या जानते हैं। उग्रवाद क्या होता है, जो उग्र उग्र हो जाते हैं, अपनी मांगों को लेकर के हिंसा फैलाने लगते हैं, सरकार से लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं कि हमको ऐसे शासन स्थापित करना है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वामपंथी उग्रवादी संगठन वे समूह होते हैं जो हिंसा के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। हिंसा के माध्यम से चाहते हैं हम प्रयास करें सरकार से, ना तो धरना प्रदर्शन करना है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं करना है, बल्कि हिंसा के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन लाना है, शासन में परिवर्तन लाना है, अपनी मांगों को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चंदौली जिले जो हैं वे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है। अब जो उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद फैल रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो चलिए हम देखते हैं वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि सामाजिक उत्पीड़न। हम देखते हैं कि जहां भी समाज में उत्पीड़न दिखाई देता है, जैसे आप जनजातियों के इलाके में चले जाइए, बिहार के इलाके में चले जाइए, वहां बहुत ज्यादा शोषण, जातिवाद देखने को मिलेगा, भेदभाव देखने को मिलेगा। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, तो यहीं पे वामपंथी उग्रवाद देखने को मिलेगा। क्योंकि जो समाज जिस समाज का शोषण हो रहा है, तो जिस समाज के ऊपर शोषण हो रहा है तो वही गलत रास्ते पे चला जाता है, वो उग्रवादी कि हमको और न्याय व्यवस्था में जाएगा तो न्याय व्यवस्था में उसको सही से न्याय नहीं मिलेगा, उसको तारीख पे तारीख होती रहेगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, हथियार उठा लेते हैं। तो वामपंथी उग्रवाद के पीछे सबसे बड़ा जो कारण आता है वो सामाजिक उत्पीड़न आता है। सामाजिक उत्पीड़न क्यों होता है, क्योंकि प्रशासन सही तरीके से काम नहीं होता, प्रशासनिक कमी होती है। अगर प्रशासन सही तरीके से समय पे जाए, किसी का उत्पीड़न ही ना होने दे, पुलिस समय पे पहुंच जाए, तो क्यों होगा। तो सामाजिक उत्पीड़न, उसके पीछे जो कारण है प्रशासन की कमी, प्रशासन सही तरीके से, लचर प्रशासनिक व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं होती है। दूसरी चीज होती है जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहां पे लोगों के पास आजीविका की कमी होती है, उनके पास इतना पैसा, वो इतना संसाधन ही नहीं होते हैं कि वे अपने रोजमर्रा के जीवन को चला सके, अपने खान पान को चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। वो तो इतनी बेकार स्थिति में ऐसे लोग जीने के लिए मजबूर होते हैं, तो वो चले जाते हैं कि भाई यही रास्ता है, लग रहा है निकलने के लिए। बेरोजगारी होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का, माओवादियों के लिए आसान लक्ष्य का होना, यानी माओवादियों के लिए ऐसे लोग बहुत आसान लक्ष्य होते हैं जो गरीब होते हैं, शोषित होते हैं, पिछड़े होते हैं। विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या है। हमारे यहाँ पे देखा जाता है बहुत जगह खनन का कार्य चल रहा है, किसी की जमीन के नीचे जाके जनजातियां रह रही हैं वर्षों से, हजारों सालों से। लोग, सरकार के लोग जाके वहां पे कह देंगे तुम्हारे नीचे जमीन, उनको भगा देंगे भाई, उनका विस्थापन कर देंगे, और पुनर्वास सही तरीके से नहीं करेंगे, उनको घर कोई नहीं देगा, ऐसे ही छोड़ देगा मरने के लिए, तो वो हथियार उठा लेंगे, उग्रवादी बन जाएंगे। उसी तरह एक आया था वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसके तहत क्या किया गया था कि
जहां भी जनजातियां रह रही हैं या जंगल रह रहे हैं तो उनको संरक्षित वन घोषित कर दिया, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। तो जब अब जंगल के जो आदिवासी होते हैं वो जंगल में पाई जाने वाली जो शहद होता है, वनस्पतियां होती हैं, फल फूल होते हैं, उन्हीं के द्वारा जीवन यापन का होता है, उसका लकड़ी काट के अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब वन संरक्षण अधिनियम के तहत उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब जनजातियों को वहां लकड़ी काटने देते थे, उनको जेल में बंद कर देते थे, इसलिए असंतोष आया और उग्रवाद की तरफ वो चले गए। अब जब उग्रवाद फैल गया है तो इससे निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है इसको देखते हैं। तो वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहले, तो सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? सरकार द्वारा किया जा रहा है एटीएस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसको कहते हैं, इसका गठन किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा कठोर से कठोर कार्यवाही की जा रही है, यानी एटीएस एसटीएफ केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा कठोर से कठोर कार्यवाही की जा रही है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में अपराध के प्रति क्या जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है कि कोई अपराध बर्दाश्त ही नहीं करेंगे किसी प्रभाव पे। जो प्रभावित जिले होते हैं, जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले हो रहे हैं, वहां पे सरकार नई नई रचनात्मक चीजें कर रही है, वहां के युवाओं को रोजगार पाए इसके लिए कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कर रही है। ठीक है, उन जिलों को जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, वहां पे आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, यानी पिछड़े जिलों को पिछड़े जिलों में ये योजना लागू की जाती है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और उनको तरह तरह की विकास योजनाएं वहां पर लागू की जाती हैं जो पहुंचती नहीं है, वो सारी योजनाएं। सड़क संपर्क योजना बनाई जा रही है, वहां पे सड़कें बनाई जा रही हैं। एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जो भी उग्रवाद से प्रभावित जिले हैं। हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, मोबाइल टावर लगा रहे हैं। इस डेटा के अनुसार जो अभी तक का डेटा है उसमें अब तो बढ़ गया होगा, लेकिन अभी जो डेटा इसमें किताब के अनुसार हमने मोबाइल टावर अच्छी खासी संख्या में लगा दिए। जो सोनभद्र चंदौली जिलों में क्या किया जा रहा है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक सरकार ने एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी जिसका नाम था समाधान रणनीति। समाधान रणनीति में इसका एक फुल फॉर्म है, अगर देखा जाए तो ये समाधान में एस का मतलब है क्या, स्मार्ट लीडरशिप होनी चाहिए। यानी अगर हम वामपंथी उग्रवाद को मिटाना चाहते हैं, पूरी तरह जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो भी लीडर बनाएंगे वहां पे इसको मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए वो नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। एग्रेसिव स्ट्रेटजी, ए मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी आक्रामक रणनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि आज ढुलमुल ये अपना रहे हैं, ठीक है। एम मतलब मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको प्रेरणा, जो वो लोग हैं उनको भी जो उनको है उनको मोटिवेशन देना चाहिए, जो हथियार उठाए हुए लोग हैं कि हम आपको अच्छा जीवन देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे हर एक चीज के। और जो अपने लोग हैं पुलिस वाले हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, तो इस तरह से हम उसको खत्म कर सकते हैं। फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, यानी हम अच्छी खुफिया जानकारी पा जाएंगे जिसकी वजह से हम कार्यवाही करेंगे और इसको दूर कर पाएंगे ये सारी चीजों को। डैशबोर्ड आधारित मुख्य निष्पादन संकेतक, यानी डैशबोर्ड क्या होता है, यानी हम पूरी सारी चीजों को एक जगह पे रखेंगे। जैसे आप किसी वेबसाइट को खोलिए तो उसमें डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी ए टू जेड चीजें होती हैं, तो कितना प्रोग्रेस हुआ कितना नहीं हुआ ये सारी चीजें हमको मिलेंगी। हार्नेस, एच मतलब हार्नेस टेक्नोलॉजी, तो हार्नेस टेक्नोलॉजी का मतलब है जो आज हमारी वर्तमान में टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करेंगे हम। वहां पर उग्रवादियों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, ये इन सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। फिर एक्शन प्लान फॉर के ईच थिएटर, यानी हम प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जैसे अलग अलग क्षेत्र होंगे जहां पर ये वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित होंगे, तो उन क्षेत्रों के लिए कोई विशेष क्षेत्र होगा तो विशेष योजना लगाएंगे, यानी प्रत्येक रण क्षेत्र के लिए कार्य योजना बनाएंगे, स्पेशल, बिल्कुल हर क्षेत्र के लिए स्पेशल योजना लगाएंगे। ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। एच मतलब क्या, हार्नेस टेक्नोलॉजी। एन का मतलब नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी जो भाई उग्रवाद कैसे चल रहा है, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है, भगवान का भजन भी नहीं होता है, ठीक है, धर्म भी नहीं चलता है, तो उसी हिसाब से इसके लिए भी पैसे होने चाहिए। तो जो वित्त पोषण जहां से उग्रवादियों को मिल रहा है उसको रोकेंगे। तो ये रणनीतियां अपना करके एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड आधारित सारी चीजें करेंगे, एच फॉर हार्नेस टेक्नोलॉजी, एंड ए फॉर क्या था, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, और ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग ये कर देंगे। इसके तहत हम दूर कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इस तरह से केंद्र सरकार
एवं उत्तर प्रदेश सरकार के इन संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में वामपंथ से प्रभावित जिले हैं उनकी सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में अभी लंबे समय से अगर देखा जाए तो 2019 से अब तक वामपंथी की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा नंबर, वो है उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में हम देखे होंगे तो एक होती है बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या है कि हम अपने प्रदेश के अंदर कैसे सुरक्षा चुनौतियां हैं और इनको कैसे कैसे हम निपट सकते हैं। तो कह रहा है प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से हम जनसंख्या में तो पहला नंबर है उत्तर प्रदेश। जाने कितने देश है जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम होगी? 2-2 करोड़ की जनसंख्या, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह की कम कम, हमारी अकेली 20 करोड़ की जनसंख्या है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है। और इतनी ज्यादा जनसंख्या, तो इतना बड़ा क्षेत्र और इतनी बड़ी जनसंख्या को सुरक्षा मुहैया कराना अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे उत्तर प्रदेश के समक्ष इस प्रकार देखें तो निम्नलिखित प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां सामने आती हैं। तो उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां निम्नलिखित हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पहली चुनौती आती है, तो हम चारों तरफ इसके अगर देखा जाए तो अगर हम उत्तर प्रदेश के चारों तरफ देखें तो ये होता है पूर्वांचल का भाग, जो अगर पूर्वी भाग में हो गया ये पूर्वांचल हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, ये पश्चिम का भाग हो गया, ये अवध वाला क्षेत्र हो गया, ऐसे हो गया। हम यहाँ देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र हो गया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बुंदेलखंड वाला सूखा प्रभावित क्षेत्र है, आप जानते हैं, ठीक है। ये वाला क्षेत्र हमारा, यहाँ पे देखो तो अक्सर घटनाएं होती रहेंगी, जातीय संघर्ष देखने को मिलेगा, दंगा मुजफ्फरनगर दंगा देखने को मिला था, जातीय संघर्ष देखने को मिलेगा, सहारनपुर वाला संघर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। मायावती भी यही है, चंद्रशेखर आजाद यहीं के हैं, मतलब कई सारी चीजें आप देखोगे तो जातीय संघर्ष यहीं देखने को मिलेगा। यहाँ सूखा सूखा है, सूखा तो फसलें अच्छी नहीं होती हैं, लोगों का शोषण होता है ज्यादा, तो यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिलेगी जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमारे। तो अब ये वाला जो क्षेत्र है, उत्तर का क्षेत्र है, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ये जो उत्तर का क्षेत्र है ये नेपाल के साथ सीमा, अब नेपाल के साथ हमारा क्या है, खुला बॉर्डर है, ज्यादा चेकिंग वेकिंग नहीं लगती है, यानी भारत नेपाल के साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, इतने अच्छे रिश्ते हैं, कुछ कहने को नहीं, तो हम लोग ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो ये पाकिस्तान है, ठीक है, जो पाकिस्तान है, जो चाइना है, ये इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं इस यानी नेपाल के थ्रू इंडिया में हथियारों को बढ़ावा देते हैं, ड्रग तस्करी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देते हैं, यानी फेक करेंसी हमारे देश में लेके आते हैं पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। और प्रॉक्सी वार खेलते हैं, मतलब वहां से आतंकवाद को, ये सारी चीजें अपराध होता है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की समस्याएं सामने आती हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है सुरक्षा चुनौतियां। तो प्रश्न अगर देखें तो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है, और इतने बड़े और इतनी बड़ी जनसंख्या को सुरक्षा मुहैया कराना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं हम देखेंगे। तो सुरक्षा चुनौतियों में सबसे पहली सुरक्षा चुनौती आएगी कि नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा बनाता है, यानी हमारा उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ उत्तरी सीमा बनाता है। यहाँ से क्या होता है, सीमा पारी आपराधिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। यहाँ पर चीन एवं पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी घटनाएं, उग्रवादी घटनाएं, नक्सलवादी घटनाएं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो सुरक्षा चुनौतियां ये हैं, प्रमुख चुनौती ये है नेपाल की साइड से। दूसरी आती है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो हमने अभी देखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा होती है, हमने मुजफ्फरनगर दंगा देखा था जो हिंदू मुस्लिम दंगा था। हम जातिवादी संघर्ष वहां पे देखते हैं, जैसे सहारनपुर दंगा हुआ था जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद जी उभर के सामने आए थे। जातीय संघर्ष देखने को मिलेंगे, ये सारी संघर्ष की घटनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यानी प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की स्थिति ने आर्थिक असमानता और सामाजिक अस्थिरता में वृद्धि की है। यहाँ आर्थिक असमानता कि कोई ज्यादा अमीर है कोई कम अमीर है,
किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, किसी की रोटी में दो दो बोटी हैं। तो इसी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है। वहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है। जो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, शोषण, ये सारी चीज, इसकी वजह से जो प्रभावित युवा होता है, नागरिक है, वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। आप देखेंगे तो बुंदेलखंड साइड आपराधिक गतिविधियां का डेटा तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाई देगा। उसके पीछे यही कारण है। हमारा जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है सामने, जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली वाला, वहां नक्सलवाद की घटनाएं देखने को मिलेंगी। नक्सलवाद का यहीं पे आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं यहीं पे रहती है, और उनके साथ शोषण होता है, वो हथियार उठा लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियां हैं? गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे यहाँ पे औद्योगिक विकास बहुत धीमे धीमे हो रहा है, प्रवासन है, यहाँ के लोग काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ संसाधन, मानव संसाधन की कमी हो जाती है, पीछे रह जाता है। तो प्रवासन एक बड़ी चुनौती आती है, समस्या आती है। भ्रष्टाचार आदि समस्याओं ने भी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न की है। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है इनसे निपटने के लिए? तो आगे आ गया प्रश्न कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रही है। आपने देखा होगा विकास दुबे मारा गया, अतीक अहमद मारा गया, मुख्तार अब्बास मारे गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई। जब विकास दुबे मारा गया उस समय कम से कम 400-500 एनकाउंटर हुए अपराधियों के। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में तो बाबा जी की सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। अपराधियों और माफियाओं का दमन किया जा रहा है। जो हमारी पीएसी हो गई, यूपी पीएसी होती है ना, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। जो हमारी पीएसी है वो काम कर रही है, यूपी एसटीएफ है वो काम कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं वो, उनकी भी समय समय पर हमारे यहाँ पे तैनाती होती रहती है। एक यूपी कोका कानून है, ये भी आतंकवाद से निपटने के लिए है। जो आपराधिक गतिविधियों को, जैसे महाराष्ट्र में मकोका था, तो उसी के तर्ज पर यूपी कोका लेके आए थे। वो भी आतंकवादी गतिविधियां, जो नक्सलवाद वगैरह होता है उससे निपटने के लिए होता है। अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है कि एक भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार पुलिस बल का आधुनिकीकरण कर रही है, उनके बजट में वृद्धि कर रही है। जैसे डायल अखिलेश यादव जी लेके आए थे, डायल 112, योगी जी 112 लेके आए तो डायल 112 हो गए। कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया। अभी हाल ही में देखें तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। तो ये सारी चीजें सुरक्षा चुनौतियां जो हमारी हैं, एक नेपाल के रास्ते पश्चिम में सुंदर जाति संघर्ष देखने को मिल रहा था, बुंदेलखंड में सूखे की वजह से समस्याएं देखने को मिल रही थी, अपराध देखने को मिल रहा था, पूर्वांचल में हमारे देखने को मिल रही थी समस्याएं बाढ़ की वजह से। तो उनसे निपटने के लिए हमारी पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। यूपी कोका कानून आ रहा है, उसका अच्छे से लागू किया जा रहा है। पीएसी, यूपी एसटीएफ, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। ठीक है, युवाओं के लिए सरकार कौशल विकास योजना लेके आ रही, छात्रवृत्ति योजना लेके आ रही, लैपटॉप वितरण कर रही, टैबलेट वितरण कर रही, मोबाइल फोन वितरण कर रही, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही सरकार। मनरेगा के तहत रोजगार मेला लेके आ रही है। तो ये सारी चीजें सरकार कर रही है ताकि सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है, तथा उत्तर प्रदेश अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटते हुए उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो क्वेश्चन है आंतरिक सुरक्षा में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। हम जानते हैं हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया प्रदेश की, जो नेपाल से सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी, नेपाल से कई सारी समस्याएं आ रही थी। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी। बुंदेलखंड में क्राइम देख रहे थे हम, पूर्वांचल में देख रहे थे अपने। अब इनमें मीडिया की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, मीडिया एक ऐसी चीज है जो इन चीजों को, सुरक्षा चुनौतियों को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, देश को आगे भी ले जा सकती है, पीछे भी ले जा सकती है। ठीक है, तो उसी तरह इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज मीडिया के दौर में सारी चीजों को मीडिया के अंदर रखा जा सकता है, जिनके माध्यम से, यानी सारी वे सारे माध्यम आज डिजिटल, जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो, गैर इलेक्ट्रॉनिक हो, परंपरागत माध्यम हो, वे सारे माध्यम, सारे संचार के साधन जिनके माध्यम से हम किसी सूचना, जानकारी, समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, मनोरंजन करते हैं, डेटा का, संदेश का प्रसारण किया जाता है, वे सारी चीजें मीडिया के अंतर्गत आती है। अब मीडिया प्लस और माइनस दोनों तरीके से, यानी पॉजिटिव भी प्रभाव कर सकता है, निगेटिव भी प्रभाव डाल सकता है, उसी को इसके अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या दिया किताब में।
कोई भी ऐसा संचार माध्यम, यानी कोई भी संचार माध्यम जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी, समाचार, शिक्षा, मनोरंजन, डेटा, संदेश आदि का प्रसारण किया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका प्रसारण किया जाता है, वह मीडिया कहलाता है। मीडियम यानी कोई भी संचार का ऐसा कोई भी माध्यम जिसके माध्यम से हम किसी जानकारी को, किसी समाचार को, कोई शिक्षा है, कोई संदेश है, मनोरंजन को, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, वो मीडिया कहलाता है। मीडिया के अंतर्गत हम समाचार पत्रों को, जो परंपरागत मीडिया है उसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार की जो वेबसाइट या ऑनलाइन होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, ये सारे मीडिया के उदाहरण आते हैं। अब आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में यानी अच्छा बनाने में, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में किस प्रकार से इसका योगदान है, तो सबसे पहले एक चीज है, कैसे ये अच्छा बनाता है, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मीडिया चाहे अच्छे से तो ये क्या कर सकता है, राष्ट्रीय और राजकीय महत्व के मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर सकता है। जैसे सिविक सेंस के बारे में लोगों को जागरूक कर सकता है कि हमको गंदगी नहीं फैलाना है, अपनी नदियों को कैसे साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाना है, किस तरह का व्यवहार करना है, जब हमारे विदेशी यहाँ पे आए तो कैसे व्यवहार करना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश का हित है तो वहाँ पे कैसी बात करनी, तो इस पे जागरूक किया जा सकता है सरकार द्वारा। यानी राष्ट्रीय और राजकीय महत्व के मुद्दों पर लोगों को मीडिया जागरूक कर सकता है, इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर क्या कर सकता है, जो जनसाधारण के दृष्टिकोण और आदतों में परिवर्तन ला सकता है कि देश के राज्य के विकास में सहयोग कर सकते हैं। ये क्या कर सकता है, लोगों के अंतर्गत भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना, बंधुत्ता की भावना का प्रसार कर सकता है, जिससे संप्रदायवाद, अलगाववाद को हतोत्साहित किया जा सकता है। ये क्या कर सकता है, मतदाताओं में जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा जा सकता है, यानी मतदाताओं को जागरूक कर सकता है। जैसे जिस समय चुनाव पड़ते हैं तो देखना सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं जिसमें वोट देने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। इससे हमारा लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सहायक होता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम होते हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है मीडिया के माध्यम से। ठीक है, कोई भी जैसे जानकारी है, कोई कौशल है, जैसे यूट्यूब पे आप जाके सीख सकते हो कि कैसे मोमोज बनाना है, कैसे घर बनाना है, कैसे कोई चीज सीखना है, कैसे शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, कैसे पेन बनाना है, कैसे बिजनेस करना है, सारी चीजें सीख सकते हो। तो इसी मीडिया के माध्यम से लोगों का एक हिस्सा ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी का इसके माध्यम से साझाकरण किया जा सकता है। जन उन्मुख नीतियों का समर्थन करना, यानी जन उन्मुख नीतियां यानी जनता से संबंधित, जनता को केंद्र में रख के जो नीतियां होती है उनका समर्थन कर सकता है कि ये नीतियां सही हैं। ठीक, नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करके ये सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, सरकार की धारणाओं को आकार दे सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मीडिया किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सकारात्मक भूमिका निभाती है मीडिया। अब निगेटिव भी प्रभाव डालेगी। इस प्रकार से देखें तो समकालीन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो मीडिया और किसी भी राज्य की या देश की आंतरिक सुरक्षा या सुरक्षा नीति के मध्य में एक मजबूत संबंध होता है। मीडिया द्वारा किसी राज्य या राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के संबंध निम्न प्रकार से खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो खतरे कैसे उत्पन्न होते हैं, मीडिया से आंतरिक सुरक्षा को उत्पन्न खतरे, कौन कौन से खतरे उत्पन्न होते हैं। सबसे पहली चीज आपने देखा होगा कि इस समय अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो बहुत सारे चैनल हैं जो किसी एक पक्ष को समर्थन करते हैं, जैसे कुछ को कहते हैं गोदी मीडिया है, कुछ है चमचा मीडिया। तो इस प्रकार से तो ये क्या होता है, तोड़ मरोड़ की चीजों को प्रस्तुत करते हैं, सरकार की वाहवाही बताते हैं, सरकार के जैसे सरकार ने कुछ गलत भी कर दिया उसको भी सही तरीके से दिखाना है, उससे भी क्या कहते हैं वो होना है। तो जैसे क्या करना, अगर कोई मीडिया चैनल या कोई चीज, कोई जैसे सोशल नेटवर्क की साइट है, हम फेसबुक ही चला, अब फेसबुक कहीं से कंट्रोल होने लगे, वो उन चीजों को ज्यादा प्रमोट करने लगे, उन चीजों वो ऐड ज्यादा दिखाने लगे जो उसके देश के लिए फायदा करते हैं, हमारे लिए फायदा नहीं करते, तो हमारे लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो उसी तरह मुनाफे के लिए अगर कोई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, कोई न्यूज चैनल वाला, कोई सोशल मीडिया साइट्स है, कोई ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट है, उसके माध्यम से, तो यह आंतरिक सुरक्षा के संबंध में चुनौती उत्पन्न कर सकता है। जैसे सोशल
सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे हैं कि आतंकवाद को फैला रहे हैं, इन सारी चीज़ों को फैला रहे हैं। कोई मीडिया है वो गलत सूचना दे रहा है, बिना सत्यापन के ही सनसनीखेज खबरें प्रसारित करना, लोगों में तनाव उत्पन्न करना। जैसे अभी देखो तो पाकिस्तान, अभी हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान के बाद झड़पें चल रही थी संग, तो उसमें कई न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं कराची में हमला हो गया, यहाँ हमला हो गया। अब लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं सही में हमला हो गया क्या, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह सनसनीखेज खबरें चलाना, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारी का सार्वजनिकरण कर देना। जैसे पता चले कि हमारी कोई जानकारी होती है, जैसे मीडिया को पता चल गया, तो कुछ ऐसी जानकारी उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, वो क्योंकि आतंकवादी भी देख सकते हैं, कोई देशद्रोही आदमी भी देख सकता है। तो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गुप्त सूचनाओं को अगर सार्वजनिकरण कर दिया, उनको सामने ला दिया, तो उससे भी समस्या पैदा होती है। पेड न्यूज का प्रसारण करना, यानी कभी कभी देखा होगा कि बनी बनाई खबरें चला देते हैं कि भाई हमारे पक्ष में खबरें चला दो, उसी तरीके से चला दिए, पैसा भर दिया और उसको दे रहे हैं। तो इस तरह से पेड न्यूज कल्चर चल रहा है। तो इसकी वजह से वास्तविक मुद्दों को दरकिनार करके गैर वास्तविक मुद्दों को प्रसारित कर, जैसे हमारे यहाँ पे लड़के मान लीजिए यूपीपीसीएस के खिलाफ जो आयोग है, एसएससी का जो एनटीए है, कई आयोगों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लड़के हमारे क्या कहते हैं, लद्दाख में कोई आंदोलन हो रहा है, कोई असम में आंदोलन हो रहा है, बुंदेलखंड में आंदोलन, लेकिन इसको ना दिखा के वो आईएसआईएस के बारे में मीडिया वाले दिखा रहे हैं, वहां किम जोंग उन के बारे में दिखा रहे हैं। तो वास्तविक मुद्दों को न दिखाकर दरकिनार करके गैर वास्तविक मुद्दों को प्रसारित करना, उनको दिखाना, ये भी मीडिया हमारे लिए एक, मान लो वो ज्यादा बढ़ गया तो विस्फोट नहीं हो जाएगा। अगर उसको दिखाएंगे तो लोग संवेदनशील होंगे, सरकार उसकी बात सुनेगी, नेता उसकी बात सुनेंगे, उसमें बदलाव होगा, नीतियों में बदलाव होगा। कोई दिखाओगे नहीं तो पता चले अचानक कुकर फट जाएगा, तो दिक्कत करेगा ना। राष्ट्रीय एवं राज्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्वच्छंद एवं असंवेदनशील रिपोर्टिंग करना। जैसे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, वहां पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना कि ये हमारे देश का मुद्दा है यार, इसको थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से, थोड़ा कोई कौन सी बातें छुपानी है। जैसे देखा जाए तो 26/11 जब हमला हुआ था, तो ये बाहर से मीडिया वाले उनको पूरा टीवी प्रसारित कर रहे थे कि हमारे जो सोल्जर हैं वो यहाँ चढ़े हुए हैं, इधर उतरेंगे उधर। अब वो पूरा जो आतंकवादी थे अंदर से, वो पूरा कनेक्टेड थे अपने आकाओं से, और वो पूरा उधर से आ रहे थे तो उधर घुस जा रहे थे, उधर से आ रहे थे उधर, क्योंकि पूरा संदेश उनको मिल रहा था अब फोन के माध्यम से, और ये प्रसारित कर रहे थे पूरी सूचना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये इस तरह से गंभीर चुनौतियां पैदा करता है आंतरिक सुरक्षा के संबंध में मीडिया, 26/11 हमले। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मीडिया किस प्रकार से, मीडिया क्या है हमने देखा इसमें, ठीक है। तो फिर देखा कि कोई भी संचार, ठीक है, फिर देखा कि ये कैसे हमारी सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, फिर देखा कि कैसे समस्या उत्पन्न करता है। तो किसी राज्य की एकता और अखंडता में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि मीडिया अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से निभाए। जो अगला हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, वो है आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा मीडिया के बारे में, अब ये पूछ रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में कि ये सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स होती हैं वो आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो मीडिया होती है, मीडिया के अंदर ही हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट आती हैं। देखो मीडिया एक बड़ा क्षेत्र है, मीडिया में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो फिल्म हो, जैसे कहने का मतलब फिल्म ही भी मीडिया का एक माध्यम है, मीडिया है एक प्रकार का मीडिया है, क्योंकि इसके माध्यम से भी तो बहुत से प्रकार की सूचनाएं जनता को जागरूक किया जाता है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई नई कहानी आएगी आतंकवाद के बारे में होगी, स्मगलिंग के बारे में होगी, तो वो भी तो जागरूक कर रही, तो मीडिया हो जाएगी। पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, टीवी चैनल हो गया, न्यूज चैनल हो गए, ये सारी चीजें हो गई। इसके साथ साथ जो आज हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं वो भी मीडिया का एक माध्यम है। तो उन्हीं में आती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट पे हम बहुत सारी नेटवर्किंग साइट्स देखते हैं, जैसे लल्लन टॉप की कोई वेबसाइट हो गई, उसमें आज तक की कोई वेबसाइट हो गई, किसी कोई न्यूज चैनल बना लिया। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके माध्यम से जो एप्लीकेशन हो गए, तो इनके माध्यम से क्या सुरक्षा चुनौतियां आती है, इनकी हमारी सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में, या इसको सुदृढ़ करने में, या यानी प्लस में या माइनस में, आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने में और इसको और कमजोर करने में किस प्रकार से ये भूमिका निभाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये प्रश्न इसके बारे में दिया है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होते हैं, वेब आधारित प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोगों को एक दूसरे से संवाद करने
और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके माध्यम से हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने एक दूसरे परिवार से जुड़े रहते हैं, दोस्तों से जुड़े रहते हैं। इसके साथ साथ हम देश विदेश में भी दोस्त बना सकते हैं। ठीक है, सूचनाओं का भी आदान प्रदान होता है। जैसे कोई भी घटना होगी, क्या दुनिया के किसी कोने में, वो मुश्किल से एक दिन नहीं लगेगा, पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, गांव गांव तक लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ट्राई की 2020 की वेबसाइट रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर हैं। यानी 2020 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 15.5 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर थे। इस समय तो और बढ़ चुके होंगे। इनमें से अधिकांश द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या योगदान है, कह रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का आंतरिक सुरक्षा में योगदान। क्या क्या योगदान होता है आंतरिक सुरक्षा में? हम इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दूर दराज के इलाकों में सरकारी कार्यक्रमों को पहुंचा सकते हैं। यानी हम विभिन्न प्रकार की उनकी जानकारी के बारे में पहुंचा सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड का दूर दराज का जो गांव होगा, उसके बारे में कोई सरकार की कोई योजना आ गई, कौशल विकास कार्यक्रम हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गई, मनरेगा के तहत कितना वेतन वृद्धि हो गई, ये सारी चीजों को हम पहुंचा सकते हैं। क्या क्या नई नई चीजें हुई हैं। ठीक है, आंतरिक सामंजस्य एवं सद्भाव को बढ़ाने में इनकी भूमिका हो सकती है। सही बात है, कोई अच्छी चीजें हम जैसे धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाली चीजों को बढ़ा देंगे, आपस में जातिवाद और भेदभाव और जो इस प्रकार की असमानता, शोषण को कम कर सकते हैं, जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, लोगों को जागरूक बना सकते हैं, संवेदनशील बना सकते हैं। ठीक है, विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों का विचार जानने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाई, अब किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनका एनालिसिस कर लिया जाएगा तो ये पता चल जाएगा ना कि क्या लोगों का मन है, क्या लोग चाह रहे हैं। इसका पता चल जाएगा ना कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या सही है, क्या काफी हद तक इन चीजों का पता चल सकता है। यातायात प्रबंधन में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा फेसबुक और ट्विटर का उपयोग किया गया था। आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण में भी सहायक हो सकता है। जैसे अगर आपराधिक घटना, जैसे कोई मान लो सोशल मीडिया में कोई वायरल हो गया कि देखो डकैत आ रहे हैं, आजकल एक जगह वायरल हो गया, तो सरकार मुस्तैद हो गई, ड्रोन व्रोन का प्रयोग करने लगी। मान लो कोई गलती से कोई देसी कट्टे का दिखा दिया, यानी गैर लाइसेंसी असलहों के साथ कोई फोटो अपलोड कर दिया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं जाके पुलिस वालों में गिरफ्तार कर लिया जाके। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यानी आपराधिक घटनाओं का भी इसके माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार, जैसे पुलिस है, उनकी साइबर क्राइम सेल है, अब उसमें बैठे बैठे वो पुलिस वाले, यानी हमारा पूरी पुलिस महकमा उसको देख सकता है सोशल नेटवर्किंग से, कौन हेट स्पीच फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है, किसने किसको दंगे भड़काने के लिए मैसेज किया है, किसने हथियार अपलोड किया है। तो इन सारी चीजों से किसने किसके साथ में अत्याचार किया जा गया, और अपराध होने से तुरंत बाद कार्रवाई हो सकती है, और इतना ही नहीं, अपराधों को रोका भी जा सकता है, उससे पहले भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर वही प्रश्न आता है कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न करें। अभी देखा, उनको खत्म करने में, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में किस प्रकार से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का योगदान है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यही चुनौतियां उत्पन्न कर देती हैं। तो हम देखते हैं कई बार कि हेट स्पीच का प्रसारण किया जाता है, जो सांप्रदायिक उन्माद उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कोई किसी धर्म को गाली दे रहा है, कोई मक्का में कोई गलत तरीके का फोटो अपलोड कर रहा है, कोई मंदिर में गलत तरीके की चीजें कर रहा है, किसी को दलित को कोई पेशाब चटवा रहा है, कहीं कोई गलत काम हो रहा है, किसी के साथ में किसी भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर देगी। अब इससे क्या होगा कि लोगों के मन में एक समाज दूसरे समाज, एक जाति दूसरे जमात, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के प्रति असंतोष बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा, कि बदला लेने की भावना आएगी। तो इस प्रकार से हेट स्पीच का प्रसारण होता है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को भर्ती करने में इसका प्रयोग, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट जिस समय आईएसआईएस अपने पीक पर था, 17-18 की बात है, उस समय कई जगह देखा गया था कि कई इंटरनेट साइट्स ऐसी थी जिनमें आतंकवादी फॉर्म फिल करवा रहे थे कि आओ इराक सीरिया में लड़ो, हिंदुस्तान से आओ। कई लोग भर भी रहे थे वैसे मानसिकता के लोग, जो देशद्रोही टाइप में लोग होंगे। तो इस प्रकार से आईएसआईएस द्वारा युवाओं की भर्ती की जा रही थी। देखो किस प्रकार से हेट स्पीच का भी प्रसारण होता है। आतंकवादी अपने लिए गुमराह करने के लिए लोगों को लेते हैं, अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए इसका सहारा लेते हैं, भर्ती करने के लिए युवाओं को प्रयोग करते हैं। ठीक है, संगठित अपराधों
संगठित अपराधों में वित्त पोषण के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग किया जाता है। संगठित अपराधों के लिए जैसे कई प्रकार के संगठित अपराध करना है, उसके लिए वित्त पोषण चाहिए, उसके लिए भी सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग कर लेते हैं। हनी ट्रैपिंग के जरिए आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसके माध्यम से कोई बड़ा अधिकारी है, वो अपनी आईडी बनाए हुए अब उसमें लड़की के नाम से कोई बना देगा, ये कोई किसी लड़की को कोई पीछे लगा देगा, कोई आतंकवादी संगठन लगा देगा या कोई उग्रवादी लगा देगा, किसी सुंदर लड़की को लगा देंगे जो देखने सुनने में सुंदर होगी, कोई अधिकारी वो उसको जाएगी, उससे संपर्क करेगी और उसकी जानकारी ले लेगी। ठीक है, और ये भी खुश हो जाएंगे कि हमारे पास कोई अधिकारी है, नेता है, वो खुश हो जाएंगे कि कोई लड़की हमारे पास आ रही है। तो इस प्रकार से हनी ट्रैपिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे खतरा उत्पन्न करता है। फेक न्यूज का भी इसके माध्यम से प्रसारण किया जाता है। आप देखे होंगे कई बने बनाए फालतू के मैसेज आते रहते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है, और फॉरवर्ड होते हैं, फॉरवर्ड करते चले जाते हैं लोग, तो बिना सोचे समझे कि ये सही होगा कि गलत होगा। साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती है इसके माध्यम से। देखो चोरी अगर देखा जाए तो अब चोरी कैसे होने लगे, किसी का बैंक का खाता कोई पूछेगा, क्रेडिट कार्ड का है, तरह तरह के मैसेज आएंगे, तरह चेहरा पहचानो, ईरान पाओ, टीवी में भी आते रहते हैं तरह तरह के, और लोगों के अकाउंट से पैसा वो कर लेंगे। तो ये भी तो आंतरिक सुरक्षा के संबंध में चुनौती है। इस प्रकार से देखा जाए तो सोशल मीडिया का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, विकेंद्रीकरण, निर्णय निर्माण की क्षमता प्राप्त करना। यानी जो आज हमारी सोशल मीडिया आ गई है उसके माध्यम से, आज पहले क्या होता था, नेता जो निर्णय ले देते थे वही निर्णय, जो ऊपर के अधिकारी निर्णय ले देते थे वही नीचे लागू होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बातें रख पा रहे हैं, और इन बातों को जो बड़े अधिकारी हैं, ऊपर के लोग हैं, वो पता कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनके अनुसार निर्णय ले रहे हैं। तो निर्णय निर्माण में क्या है, ये विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्राप्त हो गई। तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, उनका पॉजिटिव प्रभाव क्या है, सकारात्मक उद्देश्य क्या है कि विकेंद्रीकृत निर्णय निर्माण की क्षमता को प्राप्त करना है। एजेंसियों, हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए कि हम एजेंसियों को सशक्त बना करके, जो इन पर निगरानी रखती है सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तुरंत कार्यवाही कर दें। यानी अपनी एजेंसियों को सशक्त बनाकर, उनको संसाधन संपन्न बनाकर, उनको तकनीकी संपन्न समृद्ध बनाकर, उनका बजट बढ़ाकर, प्रतिभा का निर्माण करके, विशेषज्ञों की सहायता लेकर उनको दक्ष बना करके हम सोशल मीडिया पर निगरानी रख सकते हैं और सोशल मीडिया को सशक्त बना सकते हैं। प्रदेश द्वारा एक प्रभावी सोशल मीडिया रणनीति अपनाना आवश्यक है, जो जोखिमों को कम करके संभावित प्रतिफलों को बढ़ाए तथा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायता करे। जो अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है वो है साइबर अपराध के बारे में। तो प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए। यानी कौन कौन किस किस प्रकार के साइबर अपराध उत्तर प्रदेश में घटित होते हैं, और इन साइबर अपराध से लड़ने के लिए उपायों को बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी आप बताइए कि हम साइबर अपराध से निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कि सरकार क्या क्या कर रही है वो बताना है। तो सबसे पहले साइबर अपराधों को समझते हैं कि साइबर अपराध क्या होता है। तो साइबर अपराध वो होता है, साइबर मतलब होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपराध किए जाएंगे वो साइबर अपराध कहलाएंगे। जैसे चोर बैठे हुए हैं, चोरी पहले भी होती थी, आज भी हो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी हो गई है, तो अब क्या हो रहे हैं, तरह तरह से तरीके से क्या कहते हैं, साइबर अपराध कर रहे हैं। यानी जो अपराधी हैं पहले भी अपराध करते थे, लेकिन आज वो इंटरनेट का सहारा लेकर के, तरह तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेकर के, लोगों का जैसे आधार कार्ड होता है ये पा जाते हैं और सारी चीजें पा जाते हैं, तो उसके माध्यम से लोगों का पैसा उड़ा लेते हैं, लोगों की पहचान चोरी कर लेते हैं, तो तरह तरह से लोगों को लूटते हैं। तो इसको कहते हैं साइबर अपराध। कई कई तरह से होते हैं। जैसे साइबर अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें अपराध करने के लिए अपराधी कंप्यूटर या इंटरनेट को एक उपकरण या साधन के रूप में प्रयोग करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट, अब जब हम उत्तर लिख रहे होंगे मान लो 2026 में, तो 2025 की या 26 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगी उसका जिक्र करेंगे। हम यहाँ परिभाषा लिखेंगे, साइबर अपराध एक ऐसे अपराध होते हैं जिसमें अपराधी इंटरनेट या कंप्यूटर उपकरणों का साधन, कंप्यूटर उपकरणों को प्रयोग करके इंटरनेट पर अपराध करता है। जैसे किसी महिला को मैसेज भेजना, किसी की जानकारी चुरा लेना, ठीक है, ये सारी चीजें करना, ठीक है, इस तरह से। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने साइबर अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई थी, लगभग 8000 के लगभग। वर्तमान में और बढ़ गई होंगी, तो 2025 वाली आपको देखना है। तो उत्तर प्रदेश में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध कौन
है, निम्नलिखित है। इस प्रकार से हम प्रश्न को रखेंगे कि उत्तर पहले साइबर अपराध को बता देंगे क्या है, फिर बताएंगे साइबर अपराध उत्तर प्रदेश में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के कौन-कौन से साइबर अपराध है। कौन-कौन से साइबर अपराध है? एक है डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता है, ये अटैक हो जाता है कभी-कभी। कभी-कभी हो जाता है रैनसमवेयर देखने को मिलता है, फिशिंग देखने को मिलता है, साइबर स्टॉकिंग देखने को मिलता है, साइबर बुलिंग देखने को मिलता है, स्पैमिंग देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ हम आगे देखेंगे इसी उत्तर में कि साइबर सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार हमारी क्या-क्या कर रही है। तो सबसे पहले देखेंगे डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि जैसे सर्विस है उसका डिनायल हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस डीओएस अटैक। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई इंटरनेट से कोई सेवा ले रहे हैं, कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, अब कोई बैंक कोई है, कोई सर्विस ले रही है किसी के तहत किसी, अब उसका क्या होगा, कोई अटैक हो जाएगा उसके ऊपर, कोई हैकर बैठ के कोई अटैक कर देगा और वो जो सर्विस ले रहा है वो बाधित हो जाएगी। अब उससे उसको पैसा मांगेगा, तो इसी को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। यानी इसका क्या होता है, इसका उपयोग जो डीओएस अटैक होता है इसका उपयोग ऑनलाइन सेवा को बाधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक होता है रैंसम। रैंसम माने होता है रैंसम वेयर। वेयर माने रैंसम का मतलब होता है फिरौती। यानी जैसे कोई चीज है आपके इंटरनेट में, आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में कोई महत्वपूर्ण फाइल है, कोई डेटा है किसी चीज का, आप कोई पोर्टल चलाते हैं, बैंक चलाते हैं, अब अकाउंट है, अब अकाउंट को पूरा पूरा आपका जितना डेटा था कि कौन कहाँ का किसान है, कितना बैंक में पैसा जाए, ये सारा डेटा उन्होंने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कोड लगा दिया। अब इंटरनेट के माध्यम से अब आपका कोड, अब उसको कोड को खोलने के लिए आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो इसी को कहेंगे रैंसमवेयर। यह एक प्रकार का कंप्यूटर मैलवेयर होता है जो फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी पूरी तरीके से उनको कूटबंद कर देता है कि आप उनको खोल ही नहीं सकते हैं। तथा डिक्रिप्ट करने के लिए यानी खोलने के लिए पीड़ितों से, जैसे कोई बैंक हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई कंपनी हो, उनसे फिरौती की मांग की जाती है। एक होता है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, जैसे देखो कि फिशिंग मतलब होता है मछली। अब बंसी लगा के बैठ जाते हैं, जैसे हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं, जाल डाल के बैठ जाते हैं या बंसी लगा के बैठ जाते हैं, और जो मछली आती है फंस जाती है। तो इसी तरह के इंटरनेट में जैसे कोई लिंक शेयर कर देना, किसी को कैंसर का पीड़ित का बहाना बना देना, या किसी तरीके का किसी को लालच दे देना, लॉटरी का लालच दे देना, या 10 करोड़ रुपए का लालच दे देना, और कह देना 1 रुपया आप करेंगे तो आपको, 1 रुपया करेंगे तो आपको क्या कहते हैं 10 लाख रुपए का इनाम लग सकता है। लोग 1 रुपया लालच के चक्कर में उस लिंक में घुस गए। अब उस लिंक में घुस गए तो उनका पूरा अकाउंट साफ हो गया। तो इसी तरह इसको कहते हैं, इस तरह घटना होती है फिशिंग। इसमें क्या होता है, वैध स्रोत से प्रतीत होने वाले ईमेल या किसी लिंक के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन कोड आदि की चोरी की जाती है, और उससे उनका जैसे पैसा वैसा चुरा लिया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी को पीछा करना या घूरना। तो जैसे कोई कोई व्यक्ति, जैसे कोई लड़की है या लड़का किसी को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन बार बार उसको जगह जगह से मेल भेजना, मैसेज भेजना, तो इसी को कहते हैं साइबर स्टॉकिंग यानी पीछा। किसी व्यक्ति की अरुचि यानी न चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के माध्यम से बार बार संपर्क करने का प्रयास करना, उसका पीछा करना। एक होता है साइबर बुलिंग, जैसे कहते हैं बुलिंग। तो बुलिंग होता है किसी को परेशान करना, बार बार परेशान करना। तो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, लैपटॉप आदि संचार उपकरणों के माध्यम से उत्पीड़न और धमकाने का कार्य करना किसी को। स्पैमिंग, यह किसी को ईमेल, एसएमएस, एमएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मीडिया के माध्यम से भेजा गया अवांछित संदेश होता है, यानी कोई गलत संदेश भेजना किसी। अब सरकार क्या कर रही है, साइबर सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह से काम कर रही है। हमारे साइबर थानों की स्थापना कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, साइबर थानों की स्थापना कर रही है। साइबर थानों की स्थापना कर करके कई कार्यक्रम चला रही है। जैसे सरकार ने एक साइबर मंथन नामक कार्यक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से हमारे जो पुलिस कर्मी होते हैं उनको साइबर अपराध की जो घटनाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए साइबर मंथन नामक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। यानी साइबर मंथन नामक एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पुलिस कर्मियों को साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए और उनको सुदृढ़ करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की स्थापना की गई। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, सरकार ने कि 1930 में अगर आपके पास में आपका पैसा किसी बहाने से फोन करके आपका पैसा काट लिया जाता है, आप 1930 पे कॉल करिए और बता दीजिए। तो अगर जितना जल्दी आप बता देंगे, आपका मतलब कि सॉल्व होने की संभावना उतनी ज्यादा है। तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की स्थापना की गई ताकि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत की जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके, रोका जा सके। साइबर बुलिंग की शिकार महिलाओं की मदद के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे कोई महिलाओं को किसी को परेशान कर रहा है, कोई बार बार मैसेज कर रहा है, तो उसके लिए वो 1090 पर कॉल कर सकती है। इसके साथ साथ क्या है, साइबर
क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो भी कोई साइबर क्राइम होता है, उस एक योजना लॉन्च की गई है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये भी इस योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन भी जारी की गई है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का अनुपालन किया जा रहा है। ये सारी चीजें किए जा रहे हैं साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और साइबर अपराध की घटनाओं से निपटने के लिए। हमारे लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर एवं इसके साथ साथ 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है, यानी साइबर थाने लगाए जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को साइबर सुरक्षा के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए साइबर मंथन कार्यक्रम लाया जा रहा है। हम अगर किसी के साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो जा रही है तो उससे निपटने के लिए, उसके मतलब की शिकायत करने के लिए 1930 नंबर लाए गए हैं। महिलाओं को अगर कोई परेशान करता है, साइबर बुलिंग करता है, तो उसके लिए 1090 लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये कार्यक्रम योजना लाई गई है। साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की गई है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का अनुपालन किया जा रहा है। ये सारी चीजें किए जा रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा था इसी प्रश्न में कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो हम अपने स्तर पर क्या क्या बोल सकते हैं सरकार से कि ये और किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है जागरूकता बढ़ाओ। हम यही कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि जनता को जागरूक करे, ये जागरूक करे कि किसी लालच में न पड़े। जैसे ऑनलाइन हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें क्या करें, लोग किसी अननोन लिंक पे न जाए, किसी वेबसाइट पे गलत सलत न जाए, किसी थर्ड पार्टी ऐप को न डाउनलोड करें, ये सारी चीजें न करें। यानी जनता को जागरूक करें ताकि कम से कम वो साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे। फिर क्षमता का निर्माण करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है, ठीक है, पुलिस वालों को ट्रेनिंग देना है, यानी हमारे पुलिस प्रशासन को इसके लिए अलग से व्यवस्था करना है, संसाधन लगाना है, इंटरनेट की व्यवस्था करनी है, कंप्यूटर लाना है, यानी संसाधनों को इकट्ठा करना है, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। हमको प्रभावी नीति निर्माण करना होगा। भाई कोई भी काम होगा, अगर हम साइबर अपराध को रोकना चाहते हो, इसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में चल रहा है, ऐसे जो मना है वो कर रही है। एक प्रॉपर रणनीति होना चाहिए। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अच्छे कदम कोई राज्य उठाया है, कोई देश उठाया है साइबर अपराधों को रोकने के लिए, उनको अपनाया जाना चाहिए। यानी इसके लिए हमको प्रभावी नीति का निर्माण करना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। हमें जनता को जागरूक किया जाना चाहिए, उसको प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो साइबर सुरक्षा से संबंधित कर्मी होते हैं, जैसे पुलिस कर्मी होते हैं, इनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमको इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दी R&D पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, ड्रोन से चोरी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, तो उसके लिए हमको अनुसंधान भी, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए चोरी के तरीके आ रहे हैं, नए नए साइबर हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए हमको दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी करवाना होगा, अनुसंधान करवाना होगा, तभी हम इनको रोक पाएंगे। इसके लिए हम निजी क्षेत्र को भी, भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं कि आप भी आओ, क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं हमेशा। तो वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को देखते हुए कड़े सुरक्षा मानकों की स्थापना करते हुए प्रदेश सरकार को साइबर सुरक्षा, डेटा अखंडता, डेटा सुरक्षा क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। यानी अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर इतनी ज्यादा निर्भरता बढ़ती चली जा रही है कि देखो हर लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, सरकार का हर एक विभाग ऑनलाइन हो गया है, सारे लोग इंटरनेट जीवी हो गए हैं, इस हिसाब से इंटरनेट जीबी हो गए। तो उसी लिए हमको क्या चाहिए कि हमको इसके लिए प्रयोग तो करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए कि हम कड़े सुरक्षा मानकों की स्थापना करें, उनका पालन करें, नीति नियम बनाएं, ठीक है, और हमारी डेटा अखंडता, यानी डेटा अखंडता बनाए रखें, यानी कोई डेटा में सेंधमारी न कर पाए। हमारे जैसे कोई डेटा होता है, फोन का डेटा होता है, किसी के पास न पहुंच पाए, डेटा सुरक्षा करें, ठीक है। इस क्षेत्र में हमको चाहिए कि कौशल विकास किया जाए, और इस दिशा में सरकार हमारी उत्तर प्रदेश की लगातार प्रयासरत